की क्लास में पढ़ेंगे अरिहंत का टॉपिक नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है। सो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जैसे A प्लस बी प्रोडक्ट में गया C, कितने मॉलिक्यूल आपस में टकराए उसको बोलते हैं जी मॉलिक्यूलैरिटी। तो आंसर आएगा C। अब अगला क्वेश्चन पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो फॉर्मूला रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन जो भी होगा मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे ना बच्चों को ए पढ़ने की हैबिट है तो मैं यहाँ पे ए लगा लेता हूँ, ए की पावर अल्फ़ा। अब क्योंकि ऑर्डर बोल दिया जीरो तो यहाँ पे जीरो रखो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो तो कट जाती है 1, तो रेट इज़ इक्वल टू के, माने रेट जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं होता। तो ये तो स्टेटमेंट जी सही है। अब लिखा है हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। इसमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ये है x0/2k, ये फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का। अब इसने क्या बोला, हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ठीक है, हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ मतलब हाफ टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही कांस्टेंट के, ये भी सही बात है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन में भी जीरो, ये गलत है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब कि जीरो मॉलिक्यूल रिएक्शन करने गए हैं, जीरो मॉलिक्यूल रिएक्शन करने नहीं जा सकते, तो यही हमारा आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन थर्ड कह रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन A to B it was observed that the rate of reaction double, ठीक है, when the concentration A is increased 4 times। अब रेट इज इक्वल टू के A की पावर अल्फ़ा, ये इक्वेशन हमने पहले से पढ़ रखी है। अब इसने बोल दिया है यहाँ पर ऑर्डर तो हमको निकालना ही है, पता नहीं तो ऑर्डर मान लो O पुराना रेट है O। अब मान लीजिए ए जो है वो डबल हो गया, अच्छा इसने बोल दिया ए इज़ इंक्रीज टू 4 टाइम्स, तो अब ए हो गया होगा 4A। अल्फ़ा नहीं डिस्टर्ब कर सकते, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रखना पड़ेगा, के कांस्टेंट है मत छेड़ो, क्योंकि एक अमाउंट बढ़ चुका है तो अब स्पीड भी बदल जाएगी, स्पीड को लिख लो RN, मर्जी R1 R2 जो लिखना है लिख लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसको भी थोड़ा बदल लूँ क्या, मार्कर को भी ग्रीन लगाते हैं। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, के से के काट दो, ए की पावर अल्फ़ा से ए की पावर अल्फ़ा काट दो, यहाँ बचेगा RO और यहाँ बचेगा जी RN इज इक्वल टू, ऊपर सब कट गया 1, नीचे बचेगा 4 की पावर अल्फ़ा। लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता क्योंकि अननोन तो इतने सारे हैं, RO RN, तो यहीं पे ना शुरुआत में हमको ना RO RN के प्लेस पे डायरेक्ट ही R मान लेना चाहिए ताकि वो कट जाए, अदरवाइज़ फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शुरू में मान लो रेट R है, अब उसने क्या बोल दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, तो पहले R था तो अब 2R हो गया होगा, तो R से R काट दो, सीधा सीधा 1/2 आएगा। अब देखो 4 की पावर अल्फ़ा इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 4 टू द पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, इस 4 को लिख लो 2, इस 4 को लिख लो 2 की पावर 2, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 2 2 ये 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अब 2 अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आएगी। सो यहाँ पे हमको अल्फ़ा चुनना चाहिए 1/2। 1/2 हमारा सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ पे चलिए। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी जीरो, नहीं हो सकती, मैंने बताया था जीरो मोलिक्यूल टकरा ही नहीं सकते। मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों, मान लीजिए कोई रिएक्शन है ऐसे 2A + 5B इज इक्वल टू C। अब तुम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मोलिकुलरिटी 5 है, क्योंकि तुम 2 और 5 ऐसे जो मोलिकुलरिटी तुम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 7 मोलिक्यूल आपस में टकराए होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। देखो भाई, अगर 2 लोग एक जगह टकराएंगे इसकी बात की संभावना 50% है, अगर 3 लोग टकराएंगे एक ही जगह पे तो इस बात की संभावना अप्रोक्स 33% है। देखो प्रोबेबिलिटी घट रही है, तो 3 से ऊपर कभी मॉलिक्यूल टकरा नहीं सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि टकरा ही नहीं सकते,
99.9% चांस है मोलिकुलरिटी 3 से ऊपर नहीं आएगी। तुम पे तो 12th में नहीं आएगी, तुम तो मान के चलो 3 से ऊपर कभी मोलिकुलरिटी नहीं आती। अब सर फिर इसकी 7 मोलिकुलरिटी कैसे आ रही है? क्योंकि भाई तुम इसको मान रहे हो ना सिंगल स्टेप है, ये 3-4 स्टेप में होके आई है। इसकी मोलैरिटी 7 नहीं हो सकती, मोलिकुलरिटी कभी भी 3 से ऊपर नहीं आएगी। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी। इसका मतलब मैं इस रिएक्शन को देख के मोलिकुलरिटी नहीं लिख सकता। अब जब मैं मोलिकुलरिटी नहीं लिख सकता तो फिर मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। यही इसने पूछा है, तो इसका बी सही आंसर है। अगले पे आओ। जब ऐसे क्वेश्चन आए इसको तो सीधा, अच्छा इसके अंदर तो हमको चुनना पड़ेगा भाई। एक तो देखो पहले यहीं से इसको, वैसे तो स्टेटमेंट ही बना के करना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं जी, स्टेटमेंट ही बना ली। देखो रिएक्टेंट का नाम ए बी, कोफिशिएंट मत देखना कभी, इधर से कोफिशिएंट देख के बैठ जाओ, कांटा मार देगा टीचर, क्योंकि तुमको ये पता नहीं ये सिंगल स्टेप है कि नहीं। इसको थोड़ा मार्कर को पतला कर दे। ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर बीटा। अब देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन होंगी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा रेट। रेट तो मेरे को मिल गया है 1.80, अच्छा इसी में लिख दूँ क्या, 1.89 के मुझे पता नहीं। ए तो ये है 3 × 10⁻², सिर पे पावर अल्फ़ा, और बी जो है वो होगा 2 × 0 सिर की पावर बीटा। इस तरीके से 3 इक्वेशनें बनेंगी। जिन्होंने ये एक्सरसाइज सोल्व कर रखी है, ये चैप्टर पढ़ रखा है, उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं कोशिश करता हूँ इन्हीं को बना लेता हूँ भाई। ये रहा ए की कंसंट्रेशन अल्फ़ा, बी की कंसंट्रेशन बीटा इज इक्वल टू के, यहीं पे के से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये रहा अल्फ़ा, ये रहा बीटा, और इज इक्वल टू रेट, यहाँ भी के से मल्टीप्लाई कर लूँगा। 3 रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फ़ा, बी की पावर बीटा। अब तुमसे जो डिवाइड हो उन दो इक्वेशनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करें, एक अच्छा सा मार्कर मैं और ले लूँ, पिंक ले लेता हूँ। देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, दोनों को भाई डिवाइड कर दो। बस ये पूरा कट जाएगा, और जी ये पूरा कट गया, के से के कट गया, 2 को 4 पे, अच्छा 10⁻² से 10⁻² टूट गई, 2 से 4 काटोगे 2 पे कट हो जाएगा। बीटा एक ही बार लिख लो, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे कट कटा के बचा 1/2 की पावर बीटा इज इक्वल टू, यहाँ तो सब कट गया था RHS में, यहाँ देखो गोले पे, यहाँ बचेगा 1, 1 को लिख देंगे जी 2 की पावर 0। अब अच्छा इसको बाय में लिख लो ना, ताकि ईजी हो जाए फिर करना ना क्वेश्चन। देखो जी 2 की पावर बीटा को इधर ले जाओ, 2 की पावर बीटा इक्वल्स टू 1, और 1 को लिख लो 2 की पावर 0। सो बीटा की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। और देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने का भी नहीं था भाई, ये कितना बड़े प्यार से देखो इसको, और इतना दूर से दिख रहा है ये। अल्फ़ा ए को बढ़ाने पर रेट में कोई फ़र्क ही नहीं आया, इसका मतलब रेट इस पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, और वो आई भी है। अब इसको देखो, इसको ऐसे भी कर सकते थे, और डायरेक्ट दूसरा देखो। अब इसको इन दोनों को चेंज किया है, इन दोनों को भी चेंज किया। अच्छा देखो इस पर तो डिपेंड ही नहीं करती, इसको तो हटा दो। देखो अगर बी का अमाउंट, अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 आ गई, बीटा तो सोल्व करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे सोल्व नहीं हो रहा बीटा। फिर से इन दोनों को डिवाइड कर दो इस बारी, सिर पे पावर आएगी अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा बीटा, और यहाँ पे के और के, दोनों को डिवाइड कर दो, जो कटेगा काट देना, जो बचेगा अब छोड़ देना। अब देखो यहाँ पे ना 4 से बीटा कट गई, ये कटेगा, अब इसमें तो कुछ, ये तो कट रहा है, 2 से 2 कट गया, के से कट गया, 3 2 जा 6, 2 की पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये काट लेना, 4 पे कटेगा, 1.89 को 4 से काटोगे ना, 2 की पावर 4 कटेगा। ये सोल्व कर लेना भाई, अब अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आगे आओ, कह रहा है इन ए रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज 4-fold, तो रेट इज इक्वल टू के,
रिएक्टेंट की पावर ए की पावर, अच्छा इसने बोल दिया क्या, यहाँ पे ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर नहीं बताया, अल्फ़ा का अल्फ़ा ही मान के चलो। कह दिया द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज 4 टाइम, शुरू में एक ए था अब 4 ए हो गया होगा। अल्फ़ा को मत छेड़ो, के को मत छेड़ो, अब रेट कितना, द रेट रिएक्शन बिकम 16 टाइम, अब ये 16 आर हो गया होगा। दोनों को डिवाइड कर दो, जो कटता पिटता काट लो, के से के कट गया, आर से आर कट गया, ए की पावर अल्फ़ा से ए की पावर अल्फ़ा कट गया, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 16, 1/16 इज इक्वल टू, नीचे ऊपर सब कुछ कट गया 1, नीचे बचेगा ये 4, और 4 अपनी पावर लेके बाहर आएगा अल्फ़ा, 4 को भाई इधर ले जाओ, 16 को इधर ले जाओ, 4 की पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू 16, 16 को लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका आंसर आएगा जी ए। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसके अंदर तो धीरे धीरे समझेंगे भाई इसको भी। ये क्वेश्चन अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, पेपर सीबीएसई इसको बहुत बार रिपीट करती है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है द कंसंट, अच्छा देखो इसने तुम्हारे लिए रेट पहले लिख रखा है, तुमको नहीं लिखना। द कंसंट्रेशन ए इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट, मतलब ए को छेड़ना मत, ए को ए रखना। देखो के है, ए है, ए को नहीं मैं छेड़ रहा हूँ। वाइल दैट ऑफ बी इज़ डबल्ड, तो शुरू में बी था अब ये 2b हो गया होगा। पावर तुम मत छेड़ना, कभी छेड़ दो। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, शुरू में स्पीड मान लेना आर ओ, अब स्पीड मान लेना आर एन, अब दोनों को डिवाइड कर दो जाके जो जिससे कटता है। के से के मार दो, ए से ए मार दो, बी से बी मार दो, ये 2 का स्क्वायर बचेगा। ऊपर तो हमेशा सब कुछ कट गया होगा, तो ऊपर तो 1, नीचे आएगा देखो ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जो भी आएगा देख लेंगे बाद में, नीचे आएगा 1/RO/RN। लो भाई सोल्व कर लेना, ये 4 गुना बढ़ गया होगा, क्वाड्र प्लस 4 गुना बढ़ गया, ये 2 का स्क्वायर है ना, ये 4 बन जाएगा। इसमें इतना थोड़ा स्पेस कम है तो मैं कोशिश करूँगा अब ना थोड़ा जो क्वेश्चन लेंथी है उसको किसी अलग पेज पे समझाऊँ, जो छोटे हैं यहीं पे करा दूंगा। अब देखो इसने ये पूछा dB/dt, भाई ये क्वेश्चन अलग है, ये फर्स्ट डे जब चैप्टर पढ़ा होगा ना तब पढ़ा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन में। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये था 1/3, जो भी कोफिशिएंट होता था बाय में, dA/dt। तुम इसको चाहो तो, अच्छा रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, तुम चाहो तो ΔI/ΔT भी बोल सकते थे। अब इसका कोफिशिएंट आएगा 1/2 डेल्टा को dB ही लिख लो क्योंकि सारी जगह dB लिखा हुआ है। उसने पूछा द रेट ऑफ रिएक्शन dB/dt इज इक्वल टू, तो dB/dt की इसने तुमसे वैल्यू मांगी है, तो dB/dt की वैल्यू कैसे आएगी भाई, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और क्या है, तो अब बन गया 2/3 dA/dt, तो dB/dt की ये वैल्यू आ गई। अब जहाँ भी ये है dB/dt की वैल्यू 2/3 dA/dt, इसको चेक कर दो, ये बी आंसर आएगा इसका। इसने कहा इफ़ बी इज़ टेकन इन लार्ज एक्सेस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ठीक ऐसे समझना भाई, इसका एग्जाम्पल याद रखना दिमाग में फिर बढ़िया चलेगा। मान लीजिए हमारे पास 1 गिलास दूध है, 1 कप मिल्क, और मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 1 कप ही पानी है, और अगर हम चाय बनाने जाएं तो ठीक है, दोनों को मिला के लगभग 2 कप या 2.5 कप के आसपास चाय बन जाएगी। तो मतलब अभी जो चाय ये जो प्रोडक्ट है वो दोनों पे डिपेंड करता है, पानी पे भी दूध पे। वो कहते हैं कि क्या हो सर अगर मैं 1 कप और दूध ले आऊँ तो हाँ ठीक है, क्योंकि अब मिल्क मेरे पास थोड़ा ज़्यादा आ चुका है, पानी उतना ही है कोई बात नहीं, लेकिन अब चाय का अमाउंट ज़्यादा होगा तो स्पीड पे फ़र्क तो देखो आएगा। ठीक है, दोनों पे डिपेंड कर रही है, चाय जो है वो पानी और दूध दोनों पे डिपेंड करती है। वो कहते हैं कि क्या होता सर अगर मान लो मेरे पास एक बंदा पूरा भर के एक्सेस में होता। इसको उदाहरण से सोचो कि मान लो मेरे पास पानी का तो पूरा एक टैंक है, एक टैंक मतलब जो घर के अंदर यूज़ करते हैं वो लगभग 1000 लीटर की टंकी, मुझे देखो 1 गिलास ही चाहिए कोई बात नहीं, और सर जो मिल्क है ना, मिल्क मेरे पास सिर्फ 1 ही कप है। अब क्या होगा, 1 कप तो मैं मिल्क ले लूँगा और 1 कप मैं पानी ले लूँगा। देखो मेरे पास तो एक टंकी पानी है, वो वेस्ट है, फालतू है, कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि आप कितनी चाय बना सकते हो, भाई चाय तो 1 कप ही बनेगी, या 2 कप, इनको 1 और 1 मिला के बोल रहे हैं तो बोल लो 2 कप, कोई बात नहीं उसमें। तो कहते हैं कि अगर सर मैं 1 टैंक पानी और ले आऊँ तो क्या चाय के अमाउंट में फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा भाई, तुम तो 1 ही कप यूज़ कर सकते हो ना। और अगर सर मैं 1 टैंक और ले आऊँ, 3 टैंक कर लूँ घर में, तो चाय उतनी ही बनेगी क्योंकि भाई दूध लिमिटेड है। तो पानी का अमाउंट बढ़ाते जाने से रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर रिएक्शन तुम पे डिपेंड ही नहीं है इसका मतलब तुम्हारा ऑर्डर है 0, मतलब वो तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जब भी एक रिएक्टेंट एक्सेस होता है तो रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती, तो उसको ऑर्डर में काउंट मत करना कभी भी। अब जैसे इसने लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है भाई इसने, इफ़ बी इज़ टेकन इन लार्ज एक्सेस, इसका मतलब बी पे डिपेंड नहीं करती, चाहे यहाँ कुछ भी लिखो, बी को दिमाग से काट देना। तो ऑर्डर सिर्फ किसका चलेगा, ए का, तो ऑर्डर सिर्फ ए ही माना जाएगा, 1 ही माना जाएगा, 2 इसको मत मान देना। बी पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पानी का अमाउंट बढ़ाने पे स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाय पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा इसमें लिए तो मेरे लिए पास बहुत अच्छी जगह है, रेट इज़ इक्वल टू के ए की पावर। अच्छा इसने अभी तक तो देखो ऑर्डर मेरे को बता दिया, तो फिर मैं मानूंगा नहीं अपनी तरफ से कुछ भी। ए बी, इसने देखो लिखा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ 2, मतलब ए के सिर पे तुम 2 रख देना, एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ 0, बी के सिर पे 0 रख देना। व्हाट विल बी द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, चलो ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन आर हो रहा होगा, थोड़ी देर बाद रेट ऑफ रिएक्शन आर एन, नया रेट ऑफ रिएक्शन, के कॉन्स्टेंट है मत बदलना। अब इसने क्या बोला, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल, तो पहले ए था अब ये 2a हो गया होगा, सिर की पावर को मत छेड़ना, एंड दैट ऑफ बी इज़ हाफ, बी हाफ कर दिया तो ये b/2 बन गया होगा 0। अरे वैसे भी देखो किसी भी चीज़ की पावर 0 से तो कंसीडर भी नहीं करना था दिमाग में, वैसे टाइम खराब हो रहा है, b से b कट गया, क्योंकि समथिंग की पावर 0 1 होती है, इसको 2 को मत देख लेना, ये तो पूरा ही काट देना क्योंकि इसकी पावर 0 है। और देखो के से के कट गया होगा, ए स्क्र से ए स्क्र कट गया होगा, ऊपर बचेगा आर ओ, नीचे बचेगा आर एन इज इक्वल टू 1, नीचे बचेगा भाई 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर जो है वो 4 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 आर ओ इज इक्वल टू आर एन। नई स्पीड जो है वो पुरानी की 4 गुनी ज़्यादा स्पीड है, इंक्रीजेज 4 टाइम्स, इसका आंसर सही है, ए आंसर चुनना इसका। असर्शन रीज़न भी बहुत अच्छे हैं। इसने कहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, ठीक है बात है ये। ऑर्डर जो है अगर रिएक्शन, मेरे को क्या मतलब है, सिंगल हो डबल हो, चाहे मैं एक्सपेरिमेंट से निकाल लूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ऑर्डर तो आएगा ना भाई। ऑर्डर सिंपल का भी आता है, ऑर्डर कॉम्प्लेक्स का भी आता है, भले ही इसका ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आए पर अल्फा बीटा तो आते ही हैं, तो असर्शन तो ठीक है। रीज़न, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग, ये बात मैंने बताई थी, मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। लेकिन रीज़न का उस असर्शन से कोई लेने देना नहीं है भाई। देखो ऊपर तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, नीचे मोलिकुलरिटी की, तो आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो असर्शन ठीक है, रीज़न इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी इसका आंसर आएगा वो चुन देना, बी आएगा नहीं, रीज़न आएगा जी इसका सी। आगे चलिए 12th, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज, नहीं ऑर्डर और मोलिकुलरिटी जरूरी नहीं सेम हो। जैसे मान लीजिए 2a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसकी मोलिकुलरिटी देखो 2 और 1 3, कितने मोलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, 3 है। ऑर्डर क्या पता सेम हो, क्या पता ना हो, हमें नहीं पता। हाँ एक बात याद रखना, अगर कोई रिएक्शन सिंपल है, एलिमेंट्री है, तो जो उसका ऑर्डर होगा वही उसकी मोलिकुलरिटी होगी। लेकिन मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी ऑर्डर अलग अलग आएंगी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे ये बात नहीं वैलिड करती, असर्शन रॉन्ग है। जब असर्शन ही रॉन्ग, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन है और कोई ऑप्शन इसमें नहीं लगेगा। आगे है, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, एक तरफ लिखना प्यारे बच्चों ऑर्डर, एक तरफ लिखना मोलिकुलरिटी, एक तो इनकी डेफिनेशन छाप देना, ऑर्डर की डेफिनेशन छाप देना, रेट इज इक्वल टू के ए की सिर की पावर अल्फा, बी की सिर की पावर बीटा, अल्फा प्लस बीटा को ही ऑर्डर बोलते हैं, लिख देना इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ। मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन छाप देना, द नंबर ऑफ स्पीशी कोलाइडिंग विद ईच अदर साइमल्टेनियसली सो दैट इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये तो इनकी डेफिनेशन है, वो तुमको मेरे हिसाब से आती होगी। ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकते हैं, मोलिकुलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकते। मोलिकुलरिटी का मतलब कितने एटम आपस में टकराए, नेगेटिव में एटम कैसे टकराएंगे भाई। मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन हो, सॉरी ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है 1.5 2.5 3.5, मोलिकुलरिटी 3.5 नहीं हो सकती क्योंकि 3.5 एटम नहीं टकरा सकते। मोलिकुलरिटी जनरली एक होल नंबर होती है पर जीरो नहीं आएगी, मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती लेकिन ऑर्डर जीरो हो सकता है। ऑर्डर की यूनिट अलग होती है, मोलिकुलरिटी की यूनिट अलग अलग होती है। इतने डिफरेंस आई गेस बहुत हैं। आगे चलिए,
अब लिखा है फॉर ए रिएक्शन x प्लस वाई इक्वल टू जेड इन विच बोथ एक्स एंड वाई फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा ठीक है, दोनों का ऑर्डर वन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 2 टाइम्स एंड दैट ऑफ y इज, ठीक है, हाउ डज इट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो शुरू में मान लो ओल्ड रेट, के से मतलब नहीं, ए की पावर जो भी बताएगा वो लिख देंगे भाई। इसने बोल दिया है इफ एक्स दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं, काइनेटिक्स मतलब स्पीड 1 और b की पावर भी 1। अब इसने कहा है कि नया रेट क्या होगा अगर a को हम 2 टाइम्स बढ़ा दें, ठीक है जी, एंड दैट ऑफ y मतलब b इज इंक्रीज बाय 3b, तो 3b। अब पावर तो 1 ही 1 है, क्या करेंगे भाई, दोनों को डिवाइड कर दो बस, और क्या कर सकते हैं। के से के मार दो, ए से मार दो, बी से भी मार दो, 3 2 जा 6, 6 टाइम बढ़ जाएगी। अब इसने पूछा है हमसे रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। रेट कांस्टेंट आर इज इक्वल टू के ए बी, जितने भी होंगे रिएक्टेंट उनसे कोई मतलब नहीं, अल्फा बीटा। देखो के की वैल्यू जाननी है, अगर ए 1 हो जाए और बी 1 हो जाए तो रेट के बराबर आएगा। तो लिखना रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, यूनिटी हो जाए। और ये डेफिनेशन है भाई, सीधा याद भी कर लेना क्या है इसकी। तुमको पहले तो क्वेश्चन करा देता हूँ। मोल की पावर, मोल पर लीटर की पावर होती है 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स इज, एक तो ये जनरल रूल याद कर लेना। अब मोल के ऊपर अलग जाएगी पावर, मोल के ऊपर चली गई है जी 1 माइनस एन, लीटर के ऊपर भी चली जाएगी लीटर, लेकिन लीटर देखो नेगेटिव है ना, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना सब पलट जाएगा, ये n माइनस 1 बनेगा, सेकेंड इनवर्स से कोई मतलब नहीं के। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ भाई 4.5 इंटू, मेरे को मतलब नहीं, जो भी लिखा होगा उससे कोई खास मतलब नहीं है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तुमको बस कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है, देखो लीटर की पावर और इधर तो लीटर की पावर 1 है, दोनों को इक्वल रख दो, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1। देखो लीटर की पावर और लीटर, मोल की भी रख सकते हैं, चॉइस तुम्हारी, आंसर सेम आएगा, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। n की वैल्यू आ गई होगी 1 + 1 2, n मतलब ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 है। अब इसकी ट्रिक पकड़ो पहले तो, इसकी ट्रिक ये है कि जो भी लीटर की पावर तुमको दिखे उसके अंदर भाई एक ऐड कर दो, ख़त्म, इसका ऑर्डर 1 और 1 2 आएगा। अगर जाए बाई चांस मान लो यहाँ पे होता लीटर का स्क्वायर होता तो बस मैं एक ऐड कर देता, 3 बन जाता। बाई चांस सर लीटर की पावर माइनस होती तो मैं +1 कर देता तो 0 आ जाता। और सर अगर लीटर ना ही होता तो, क्योंकि फिर 0 तो होएगा ही, लीटर की पावर 0, उसमें 1 ऐड कर दो, फिर ऑर्डर आ जाता 1। जो भी लीटर की पावर है भाई उसके अंदर एक ऐड कर देना, तुम्हारे पास अपने आप उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वापस वही रिएक्शन आ गई, डिफाइन मोलिकुलरिटी, कितने मोलिक्यूल आपस में टकराए सो दैट दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मोर देन 1 स्टेप के अंदर होती है, उसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ज़्यादा देर इसके अंदर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और जी अब देखो 16 17 लगभग सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस, इसको बार बार नहीं कराऊंगा। अच्छा इसने पूछा इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, इस पे जाओ रिएक्शन पे, ये पूछिए, ये रिएक्शन दे रखी है, पूछ रहा है रिएक्शन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स। पहले इसका ऑर्डर चेक करो, ये हाफ और ये 1, तो हाफ और 1 हो गया 3/2। अगर इसका ऑर्डर 3/2 है, 1.5 है, अगर ये सिंपल होती तो इसकी मोलिकुलरिटी ऑर्डर के बराबर आती। मोलिकुलरिटी कितनी मानी जाती, 1.5, जो कि सही नहीं है। 1.5 मोलिकुलरिटी कैसे होगी भाई, 1.5 एटम कैसे टकराए होंगे, कभी नहीं टकरा सकते। इसका मतलब इसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी इक्वल नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर मोलिकुलरिटी के बराबर नहीं आते। राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब क्योंकि अपने को पता चल गया है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है जी 3/2। तो मैंने तुमको आज एक फॉर्मूला पढ़ाया था, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के। एन का मतलब ऑर्डर होता, जाके एन की जगह 3/2 ही रख दो। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स, भाई जो सोल्व करके आएगा उसको अंदर भेज देना। सोल्व करके वैसे पता कितना आएगा, -1/2। मैं अंदर भेज ही देता हूँ, ये ना कहीं बच्चे फिर मेरे को पूछते भी हैं इसको, -1/2 आएगा, ठीक है। अब -1/2 मोल को मिलेगा, -1/2 लीटर को मिलेगा। अब मोल के ऊपर तो बन जाएगा जी -1/2, लीटर के ऊपर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +1/2 सेकेंड इनवर्स। और याद रख लेना मोल और लीटर पे पावर अलग अलग आएगी हमेशा साइन के साथ।
अगला सवाल ये बहुत बढ़िया, देखो ये कोई रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में हो रही है, इसलिए मुझे इस रिएक्शन को तो सोचना ही नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी। अब देखो इसके 2 स्टेप है, स्टेप नंबर 1 लिख भी दिया, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे लिखा हो, देखो स्टेप नंबर 1 2। फास्ट रिएक्शन वो होती है जो बहुत स्पीड से हो जाए, इसका मतलब इसकी स्पीड मैं नोट नहीं कर पाऊंगा, इसमें टाइम बहुत कम है, इसको छोड़ देना। फास्ट कभी नहीं देखते, स्लो को देखते हमेशा, तो स्लो स्टेप को देखना। अब उसने पूछा राइट रेट ला फॉर द रिएक्शन। रेट ला का फॉर्मूला ये होता है रेट इज इक्वल टू के पहले रिएक्टेंट का नाम, देखो ये रहा पहले रिएक्टेंट का नाम H2O2, सिर पे पावर जो भी इसे कोफिशिएंट है रख दो। अब बच्चे कहीं पूछते सर कोफिशिएंट तो रखने नहीं थे कैसे रख दिया, अरे भाई बोल तो दिया सिंगल स्टेप है, लिख तो दिया एक स्टेप, तो यह कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हो। दूसरा बंदा है आई, और आई के ऊपर चार्ज है -1, तो भाई याद रखना वो अंदर आएगा ब्रैकेट के, कोफिशिएंट अलग से आएगा सिर पे 1, तो ये लिख दिया मैंने रेट लो। फिर पूछा राइट द ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल जोड़ दो 1 + 1 दैट इज 2। आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग, मतलब स्पीड किसने बताई, स्पीड बताई अपने को स्लो स्टेप में, फास्ट अपने को स्पीड नहीं बताता, वो इतनी फास्ट है टाइम ही नहीं लगता, कैसे नोट करेंगे भाई उसको, उसकी स्पीड हम नोट नहीं कर पाते। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लो पहले। फॉर द रिएक्शन ये वगैरह द रेट ऑफ फॉर्मेशन, जब भी रेट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह टाइप कोई क्वेश्चन आए तो भाई जाते ही पहले तुमको एक क्या बोलते हैं इसको, ये पट्टी लिखनी पड़ेगी, लिख देता हूँ मैं। रेट इज इक्वल टू, यहाँ जो भी ये बंदा है उसका नाम लिखो, डेल्टा ऑफ N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ टी, और जो भी इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड तुमको करना पड़ेगा, रिएक्टेंट है तो माइनस लेके चलो, इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट है जो भी इसका नाम है लिख दो भाई 1/4 डेल्टा ऑफ NO2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ टी, प्रोडक्ट पॉजिटिव होते हैं इसलिए छेड़ो मत, इज इक्वल टू अब ये आएगा O2 डेल्टा ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ टी, अब ये लिख देंगे। अब तुमको क्या करना, उसने बोला कैलकुल इफ़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये रहा भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब NO2 की बनने की स्पीड, तो ये तो 2.8 × 10⁻³ है भाई, जो बाहर 1/4 है उसको बिल्कुल भी मत छेड़ना, वो साइड बाय साइड चलता जाएगा। इसने पूछा कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, मतलब इसकी वैल्यू मांग रहा है, तो इज इक्वल टू में इसी को उठा के चलो सब कुछ भूल जाओ, 1/डेल्टा N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी जब भाई तुम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते जो सोल्व करके आएगा वो सोल्व कर लेना भाई, आंसर अब तुम्हारे पास है। आगे चलें, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गए, देखो अब ये सारे क्वेश्चन सेम है, बस मैं तुमको कोई एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। 25 26 एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बस सारे नहीं करके दिखाता। ये क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेट इज इक्वल टू के, ए के सिर पे आएगी अल्फ़ा, बी के सिर पे आएगी बीटा। देखो यहाँ पे ये ए, ये बी, ये रेट दे रखे हैं, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन धीरे धीरे बनाते जाएंगे। देखो पहले रेट लिखूंगा 2 × 10⁻², ये इक्वेशन बनेगी, जो बनेगी बनाने दो, कैसे कोई मतलब नहीं। ए की कंसंट्रेशन 0.1, सिर पे पावर अल्फ़ा मत छेड़ना, बी की पावर फिर से 0.1, सिर पे पावर बीटा मत छेड़ना, ये हो गई तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा, अब इसने ना बहुत सारी जगह तुमको ना ऑर्डर ऊपर कहीं मेंशन कर दिया होगा, देखो लिखा द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब अल्फ़ा तो है 1, बोल दिया ए का ऑर्डर 1 है, एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बीटा की वैल्यू है 0। अब जाइए, तो अल्फ़ा तो 1 है और बीटा 0, अब देखो क्योंकि बीटा 0 ही है तो किसी चीज़ की पावर 0 1 होती है, मत लिखो। अब याद रखना बीटा को मैं एक बार भी नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट है बीटा को लिखना, सीधा सीधा अल्फ़ा को लिख लेना 1। अब तुम के की वैल्यू निकाल लो भाई, इसको पैरम ले जाओ, 2 × 10⁻² डिवाइड बाय 0.1, देखो एक की आ गया, काट के ऊपर जाएगा 10, पावर से पावर मर जाएगी, 2 × 10⁻1 इज इक्वल टू के की वैल्यू 0.2 समथिंग आएगी। अब मेरे पास के आ चुका, अब उसने मेरे से पूछा ये निकालो कंसंट्रेशन, मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर बीटा, क्योंकि बीटा 0 है इसको मत लिखो, ये टाइम ख़राब करती है। ए की कंसंट्रेशन देखो कितनी है मुझे नहीं पता, x ग्राम मान लो, तो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन है x, अल्फ़ा तुम निकाल ही चुके हो, ऊपर बताया था अल्फ़ा 1 है, के की वैल्यू भाई तुमने यहाँ से अभी निकाली है, ये रही 0.2, यहाँ पे रखो के की वैल्यू 0.2, और यहाँ पे तुमको रेट भी पता होगा, ये रहा देखो, जब कंसंट्रेशन x थी
तब रेट की वैल्यू 4 × 10⁻² थी, और इसको तुम अब सोल्व कर लेना। एक और क्वेश्चन देखो इसके अंदर ये है, कहेगा अब रेट निकाल लो इस थर्ड के अंदर। कोई बात नहीं, वापस से लगाएंगे भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला तो यही है, रेट इज इक्वल टू के वगैरह वगैरह। अब देखो ए की कंसंट्रेशन 0.4, के तो मैं निकाल चुका हूँ 0.2, ए कंसंट्रेशन 0.4, बी कंसंट्रेशन लिखो ही मत, जरूरत नहीं है, पावर वैसे भी 0 है। अब रेट निकालना, रेट निकल गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने ऊपर क्वेश्चंस एक ही कराया है, और चलो लगे हाथ हम तुमको ये क्वेश्चन भी करा दें, क्योंकि इसके लिए ना देखो थोड़ा सा तुमको लगेगा जी, पेज लगेगा वैसे साफ, बस चलो ये भी क्वेश्चन देख लो। तो फॉर्मूला है रेट इज इक्वल टू के, जो भी पहला रिएक्टेंट है ए, उसके सिर पे लिखना अल्फ़ा, उसके सिर पे आएगा अल्फ़ा, दूसरा बंदा है बी, उसके सिर पे आएगा बीटा। अब देखो यहाँ पे रेट लिख रखे हैं बार बार, 1 2 3। पहला रेट है 0.05, दूसरा रेट है 0.10, तीसरा रेट है 0.05। मैं 3 इक्वेशनें बनाने की कोशिश करूँगा अब धीरे धीरे। इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। पहले में ए की वैल्यू है जी 0.1 अल्फ़ा, बी भी 0.1 बीटा। दूसरे के अंदर देखो, दूसरे के अंदर अल्फ़ा है, ए है 0.2, बी है 0.1, 0.2 की पावर अल्फ़ा, 0.1 की पावर बीटा। थर्ड के अंदर है जी 0.1 0.2, तो 0.1 की पावर अल्फ़ा और 0.2 की पावर बीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जिसको मर्जी डिवाइड कर लो, बस ध्यान ये रखा करो उन इक्वेशनों को डिवाइड करो जिनको डिवाइड करने से कोई एक व्यक्ति ख़त्म हो जाए, या तो अल्फ़ा या तो बीटा। अब देखो जैसे मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दूँ, क्यों? क्योंकि देखो ये 1 1 से पूरे कट जाएगा, के से कट जाएगा, टाइम बचेगा ना अपना। ये 2 है, तो 1 2 ज़ा 2, 2 पे कट गया, 2 की पावर बीटा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 से 5 पूरा कट जाएगा 1, अब 2 की पावर बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू है 1। ये ग्रीन मार्कर अच्छा नहीं लग रहा, तो ये कलर लेते हैं। अब 1 को क्या लिख सकते हो भाई तुम? 1 को लिख सकते हो 2 की पावर 0, बीटा की वैल्यू तो आ गई 0। बीटा को भी अब खास सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब और इक्वेशन देख लो। अब इस बार मैं सोच रहा हूँ हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखो मेरे पास कुछ भी नहीं कट रहा, तो छोड़ो, फिर तुमको जो अच्छे लगे वो डिवाइड कर लो। इस बार मैं ये दोनों डिवाइड करूँगा, सेकंड और थर्ड। कैसे डिवाइड करेंगे? अल्फ़ा तो पता ही चल गया ना, अल्फ़ा तो 0 है वैसे भी। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रख दो, सोल्व कर लो। अब इसको के से के मर गया, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 1 से 2 गया, के से के कर गया 2 इंटू ये 2 पे ही कटेगा भाई, ये तो 1/2 की पावर बीटा। 2 से 2 मार दो भाई, 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू 2 की पावर बीटा, 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1। 1 को लिख सकते हैं 2 का पावर 0, और इस तरीके से तुम इसको सोल्व कर लेना। लॉजिक हमने